बेटा बहू अपने बूढ़े पिता से कहने लगते हैं कि पिताजी अब जल्दी से तैयार हो जाइए, बाहर हमने गाड़ी तैयार करके रखी हुई है, आज आपको हम वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे। दोस्तों, पिता जब ऐसी बातें सुनते हैं तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं बैठकर रोने लगते हैं, अपनी पत्नी को याद करने लगते हैं कि तू कहा करती थी कि अपना घर अपना ही होता है, लेकिन आज यहाँ पर ये तेरे बेटा बहू मुझे इस घर से जुदा करने वाले हैं। वो इस तरह से रोता रहता है, रोते रोते गाड़ी में बैठ जाता है। और फिर यहाँ पर जब ये बेटा बहू आधे पौने घंटे बाद उससे कहते हैं कि पिताजी आंखें खोलो, आपका स्थान आ गया है। वहाँ जाने के बाद जब उस स्थान को देखता है तो पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है, अपने बेटे को गले लगा लेता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। वृद्ध आश्रम में पहुँचने के बाद वो पिता ऐसे कैसे खुश हुआ। क्या वो वृद्ध आश्रम में पहुँचे थे या कहीं और उस पिता को लेकर गए थे? पूरी कहानी डिटेल से जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला कहाँ का है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के एक छोटे से गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मदन लाल नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम होता है प्रेमलता, और बड़े आराम से ये अपने घर परिवार को चला रहे होते हैं। गांव का माहौल होता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर एक दिन इनके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आती है। इनको एक बेटे का जन्म होता है। दोस्तों, इनके घर में जब बेटे का जन्म होता है तो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती हैं। बेटे का नामकरण किया जाता है, बेटे का नाम विक्रम रखा जाता है। और विक्रम अब यहाँ पर धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। जब विक्रम शादी योग्य हो जाता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा अब तू शादी कर ले। हालांकि बेटा बाहर शहर में नौकरी करने लगा था। जो शहर की दूरी इनके घर से होती है वो आधे से पौने घंटे की होती है। दोस्तों, पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को देख लिया जाता है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। लड़की का नाम अंजलि होता है। दोस्तों, अंजलि के साथ विक्रम की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अब इनका परिवार और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे समय बढ़ रहा होता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब बेटा विक्रम अपने पिता मदन लाल से कहता है, पिताजी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या कुछ पैसे मुझे मिल सकते हैं? तो यहाँ पर जो पिता है वो कहता है कि बेटा ले लो, मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो यहाँ पर पिता बेटे को कुछ पैसे दे देते हैं और उसके बाद बेटा उन पैसों को लेकर, कुछ उसके पास जमा पूंजी होती है और कुछ वो लोन ले लेता है। फिर शहर में एक मकान खरीद लेता है। मकान खरीदने के बाद अपने पिता से, अपनी माँ से और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो अब हम लोग शहर में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो माता पिता हैं वो साफ मना कर देते हैं कि बेटा शहर में हमारा दम घुट जाएगा, वहाँ पर हमारा मन नहीं लगेगा, हम तो यहीं पर रहेंगे, तुम दोनों चले जाओ, तुम दोनों वहाँ पर आराम से रहना। दोस्तों, यहाँ पर बेटे कि ऐसी बातों को सुनकर माता पिता तो मना कर देते हैं, लेकिन पत्नी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ बाबूजी से जब पूछताछ की जाती है तो वो भी यहाँ पर आज्ञा दे देते हैं। बेटा अपनी पत्नी अंजलि को लेकर सीधे शहर में पहुँच जाता है और वहीं पर रहने लगता है। सैटरडे शाम को वो वापस यहाँ पर आ जाया करते और संडे रहकर मंडे को वापस ड्यूटी पर चले जाया करते। इसी तरह से समय बीत रहा होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और एक दिन का वाकया होता है। जो यहाँ पर मदन लाल की पत्नी होती है प्रेमलता, वो अचानक ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। फिर आनन फानन में ही प्रेमलता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। इलाज के दौरान ही प्रेमलता अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। दोस्तों, माँ के मरने के बाद बेटा बहू भी दुखी होते हैं। इधर जो मदन लाल है वो तो बिल्कुल टूट सा ही जाता है। अब वो करे तो क्या करे, बस वो वहीं पर बैठकर रोता रहता है, अपनी पत्नी की यादों में खोआ रहता है। दोस्तों, 13वीं होने के बाद जो बेटा होता है अपने पिता मदन लाल से कहने लगता है कि पिताजी अब माँ भी नहीं रही, अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, अब तुम हमारे साथ शहर में चलो। लेकिन पिता आज फिर यहाँ पर मना कर देता है कि गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बैठकर बातचीत कर लेता हूँ तो मेरा मन बहल जाता है, कभी पार्क में चला जाता हूँ तो कभी बस स्टैंड पर चला जाता हूँ, इसी तरह से मेरा मन यहाँ पर लग जाता है। बेटा मुझे शहर मत ले चल, मैं वहाँ जाकर कैद हो जाऊँगा, मैं वहाँ
फिर नहीं रह पाऊंगा, बेटा आप ऐसा करो कि मुझे यहीं रहने दो। दोस्तों, लाख कोशिश करने के बाद भी पिता अब शहर जाने के लिए तैयार नहीं होता। बेटा बहू शहर में चले जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक्य होता है जब मदन लाल घर के बाहर बैठा होता है, अचानक ही उसे आग लगने की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है और फिर यहाँ पर वो उस घर के अंदर भागने लगता है। आसपास के लोग यहाँ आकर देखते हैं कि घर धू धू कर जल रहा है और मदन लाल उस घर के अंदर घुसा जा रहा है। तो मदन लाल को वो पकड़ते हैं, पकड़कर बाहर बैठाते हैं। लेकिन मदन लाल यही कहता है कि मेरी पत्नी की उसमें तस्वीर है, मेरी पत्नी की यादें इस घर में जुड़ी हुई हैं, मैं इस घर को नहीं जलने दे सकता। लेकिन वो करता भी तो क्या करता, अगर अंदर जाता तो वो खुद भी जल जाता। गांव के लोग बाग उसे बाहर बैठा लेते हैं। फिर बेटे को खबर की जाती है। आधे पौने घंटे में बेटा वहां पर पहुंच जाता है। घर की ऐसी हालत को देखकर बेटा भी टूट जाता है और इधर अपने पापा मदनलाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। पिताजी अब तो मेरे साथ चलिए, अब यहाँ बचा ही क्या है, ये घर भी जल गया, अब तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। दोस्तों, अब पिता भी क्या करता, वो यहाँ से फिर अपने बेटे बहू के साथ शहर में चला जाता है, वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो पिता का मन है वो लगता ही नहीं और जो बेटा होता है सुबह जल्दी ड्यूटी पर निकल जाया करता, शाम को लेट तक आता, देखता पिता का कमरा का जो दरवाज़ा है वो बंद है, पिताजी आराम से शायद सो रहे होंगे, इनको क्यों डिस्टर्ब करें, तो यहाँ पर वो चुपचाप सो जाया करता। सुबह पिता के उठने से पहले ही वो ड्यूटी पर चला जाया करता। इसी तरह से समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब पिताजी उस कमरे के अंदर बैठकर रो रहे होते हैं। दोस्तों, बेटा यहाँ पर बगल में खड़ा होकर ये पूरा वाक़या देख रहा होता है कि पिता क्यों रो रहे हैं। तो यहाँ पर पिता से भी पूछने का यत्न करता है। पिताजी भी यहाँ पर कुछ नहीं बताते। अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तूने कुछ पिताजी के साथ कहा सुनी की है, पिता के साथ कुछ गलत किया है। तो यहाँ पर भी पत्नी भी मना कर देती है। पिता खुद कह देते हैं कि नहीं नहीं, बहू तो हमारी लाखों में एक है। अब पिताजी को क्या टेंशन हो रही है, तो यहाँ पर बेटा जो होता है वो पिताजी की जो बातें होती हैं उन्हें देखकर भाप जाता है कि पिताजी यहाँ पर दुखी हैं और वो ये भी कह देते हैं कि बेटा तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आ जा, वहाँ बूढ़े लोगों में जो मेरे हम उम्र के होंगे उनके साथ मेरा मन लग जाएगा, यहाँ पर मेरा मन नहीं लगता, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। दोस्तों, ऐसी बातें जब बेटा सुनता है तो बेटा बहुत ज़्यादा दुखी होता है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने के बाद अब ये बेटा अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी आप तैयार हो जाइए, आज आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आना है। दोस्तों, पिता बेटे की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, अपनी पत्नी को याद करके रोने लगता है कि इसीलिए हमने औलाद को पाला था, इसीलिए इसको पढ़ाया लिखाया था कि आज ही हमें वृद्धाश्रम छोड़कर आए। हालांकि पिता ने ही खुद कहा था कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आए, तो आज पिता खुद उल्टा दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर पिता जैसे तैसे करके अपने सामान को समेटता है और एक जो कपड़ा होता है उसमें सामान को, सारे को कपड़े ही होते हैं उनके पास, तो उन्हें बंद कर लेता है और बंद करके एक पोटरी में रखकर सीधे उस गाड़ी की तरफ जाने लगता है। फिर इस घर की तरफ देखता है, अपने बेटा बहू की तरफ देखता है तो उसकी आंखें नम होती हैं। दोस्तों, बेटा बहू भी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठकर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जो पिता होता है उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है कि मैं उस रास्ते को देखना ही नहीं चाहता, कहीं मुझे वापस आना पड़े तो मैं इस घर को ढूंढ लूँ। इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके उस गाड़ी में ऐसे बैठ जाते हैं कि मानो उन्हें इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, आधे पौने घंटे बाद जब गाड़ी रुकती है तो यहाँ पर बेटा बहू पिताजी से कहने लगते हैं, पिताजी आंखें खोलो, आपका वृद्धाश्रम आ गया है। दोस्तों, अब पिता यहाँ पर और भी अपनी आंखें नम कर लेता है कि मेरे बेटा बहू कैसे हैं, मुझे कैसे वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहे हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर पिता आंखें खोलकर और जब उस दृश्य को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अपने बेटे को भागकर गले लगा लेता है, कसकर उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि बेटा तूने मुझे स्वर्ग दे दिया है। दोस्तों, जो जगह होती है वो कोई और जगह नहीं होती, इसका वही पैतृक गांव होता है जहां इसका घर जल गया था। वहां पर बेटे ने दूसरा घर तैयार करवा दिया था, बिल्कुल अच्छे से उसे डेकोरेट कर दिया था और आज पिता जब ऐसा वाक्य देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि बेटा तूने आज मुझे धन्य कर दिया। अपनी पत्नी को याद करता है और कहने लगता है कि देख प्रेमलता, आज तेरा बेटा मुझे कहाँ लेकर आ गया है। प्रेमलता, मुझ तो यही सोच रहा था कि तेरा बेटा मुझे
वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहा है, लेकिन प्रेमलता ये तो मुझे अपने घर ले आया। प्रेमलता आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी पत्नी को याद कर करके वो इस तरह से रो भी रहा है और खुश भी हो रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पर बेटा होता है विक्रम, उसकी बहू होती है अंजलि, वो भी यहाँ पर अपना अपना कमरा ले लेते हैं और उस कमरे में यानी उसी घर के अंदर सभी के सभी लोग रहने लगते हैं। जो यहाँ पर मदन लाल है उससे विक्रम कहता है कि पिताजी आज के बाद हम सभी लोग यहीं पर रहेंगे, हम कभी भी शहर नहीं जाएंगे और शहर की दूरी यहाँ से आधे घंटे की है। मैं खुद रोज़ आधा घंटा जाने का आधा घंटा आने का फालतू लगा लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों आज पिता बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे गर्व होता है कि वाकई में ही बेटा अगर तुम्हारे जैसा है तो बेटा बहुत ही नेक है। तुमने आज वो कर दिखाया जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी, जिसके लिए मैं अंदर ही अंदर घुटा करता था। दोस्तों आज मदन लाल जी, विक्रम, अंजलि सभी के सभी लोग बड़े खुश हैं। कुछ दिनों के बाद विक्रम को एक बेटा होता है और बेटे के जन्म से पूरा घर किलकारियों से गूंज जाता है। दादा मदन लाल आज बहुत खुश होते हैं, पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं और उसके बाद उस बच्चे को कंधे पर बिठाकर हर दिन पूरे गांव में ले जाया करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, आप हमारे वीडियोस को हर दिन देखते हैं, प्यार भी देते हैं। आपसे एक छोटा सा अनुरोध और है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करके जाएं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और बढ़े, हम और अच्छी अच्छी कहानियां आपके बीच लेकर हाजिर होते रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर होती। बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, भाई साहब राम राम, मैं आपकी कहानी हर दिन देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। उसके बाद बलबीर सिंह जी, पैसे को स्वास्थ्य प्यार नहीं था, पैसे से कभी भी प्यार नहीं मिलता, प्यार तो अपने दिल की भावनाओं से मिलता है। हरिंदर प्रताप सिंह, वेरी नाइस स्टोरी, जय हिंद जय भारत। शंकर स्वामी जी, पाकिस्तान की कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है कमल सिंह चौहान जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो है चित्रलाल जरवाल जी, वो लिखते हैं कि जय हो सर, आपकी फुल कहानी सरप्राइज भरी होती है, मोटिवेटेड होती है, मैं बहुत अच्छे से कहानी आपका सुनता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं, धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में उनको दास जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जी का कमेंट आता है और मधु सिंह जी भी हमें कमेंट करती हैं। उसके बाद में रतनलाल शर्मा जी का कमेंट आता है। कमेर सेन जी कमेंट करते हैं। टैगजी लोकजमन जी कमेंट करते हैं। टेकचंद शर्मा जी का कमेंट आता है। ओम प्रकाश ग्रोवर जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों आप सभी स्वस्थ रहें और अपने जीवन को आगे इसी तरह से बढ़ाते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।